1000 शब्दों की फिर से डिक्टेशन 80 से 85 की स्पीड होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंटों के पास पहुँचे जहाँ स्टेनो टीचर नहीं प्रोवाइड है, और अपनी भी प्रैक्टिस करिए। चलिए, पेंसिल और कॉपी उठा लीजिए, डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। कंटिन्यूसली 9 से 10 मिनट तक चलेगी, 10 से 11 मिनट तक 1000 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांतों को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं, और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीति है वे साथ साथ चल सके। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिका मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गया, लेकिन यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार का तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब कोई प्रश्न उठाए तो यह देखें कि हम इसमें से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज का रुपए पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझाता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है। उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उसकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है। उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में
बेकार बैठा हुआ है। उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब 7 लाख आदमी नौकरी के लिए प्रार्थी है, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। उसके अतिरिक्त कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आदि बेकार के हालत में, और श्रम विभाग उन बेकारों और आधी बेकारी वालों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है। उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितनी अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें, उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत है। जो भी नया काम आरंभ होता है, उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। महोदय, जब तक हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। और यह भी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं, बल्कि इससे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यह है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है, यह भी आवश्यक नहीं कि आपको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वह नहीं जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 5-6 वर्षों से बहुत अंतर पड़ा है। पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है, तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उनका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी को काफ़ी सेवा की है। उसके आपके राज्यपाल महोदय हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इसका भी यह विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा होगा। मानपत्र में अपने संस्कृत में संबंध में कहा, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषा का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए
दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी उन्नति होगी। विराम। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो आप अगर इन वीडियो को देखकर डिक्टेशन सही में लिख रहे हैं तो कमेंट में मुझे वो डिक्टेशन की फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर दिखाएं अगर आपने ये लिखी है। क्या होगा कि मेरा ही मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, कि सच में आप इस चीज़ से स्टडी कर रहे हैं। देखो बहुत पसीने में मैं बना रहा हूँ, गर्मी में बना रहा हूँ, साउंड प्रूफ रूम है जिससे कि आपके लिए तैयार कर किया हुआ है कि जिससे आपको आवाज़ साफ सुनाई दे। तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई अगर आपका सिलेक्शन होगा तो, और आप अगर ऐसी न्यूज़ मुझे फ़ोन से मिलेगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, और जल्दी ऐसी कोई न्यूज़ दो आप, तो मैं भी बता सकूं कि हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। आप कहीं से भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, मैटर करता है सिर्फ आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना बच्चों। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन से मुझे बता सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये 1000 शब्दों की डिक्टेशन थी, 85-90 की स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई डिक्टेशन तैयार करेंगे। मगर हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमेंट में फ़ोटो क्लिक करके भेज देना, तो मैं समझूंगा कि हाँ, या मुझे व्हाट्सअप कर देना कि हाँ सर मैंने ये तैयार करी थी। मुझे भी लगेगा कि यार कोई तो तैयारी कर रहा है। टेक केयर, बने रहिए।